नमस्ते एंड वेलकम। आज हमारे पास एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। अब देखिए, ज्यादातर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स काफी बोरिंग होते हैं, कानूनी भाषा से भरे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक कहानी कहता है। ये कहानी है कि कैसे हिमाचल प्रदेश का एक मेडिकल कॉलेज, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी, जी। रैगिंग जैसी एक बहुत पुरानी और गहरी समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक, आप कह सकते हैं, पूरा बैटल प्लान है। बैटल प्लान, हाँ। तो हमारा मिशन आज इस डॉक्यूमेंट की एक एक परत को खोलकर ये समझना है कि क्या नियमों का एक मजबूत ढांचा, क्या वो वाकई एक मानसिकता को बदल सकता है। मतलब क्या एक डॉक्यूमेंट किसी कॉलेज के कल्चर को सच में बदल सकता है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। सबसे पहली चीज जो इस डॉक्यूमेंट में एकदम उछलकर सामने आती है, वो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये शब्द हमने बहुत बार सुना है, लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस अक्सर सिर्फ एक पोस्टर पर लिखा नारा बनकर रह जाता है। हाँ, बस एक स्लोगन। पर इस पॉलिसी में इसे बहुत साफ साफ डिफाइन किया गया है। मतलब रैगिंग किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो फिजिकल हो, वर्बल हो, साइकोलॉजिकल हो। साइबर बुलिंग भी? साइबर बुलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, कुछ भी। शून्य मतलब शून्य। और ये कहाँ का लागू होता है? क्या सिर्फ हॉस्टल के कमरों में? नहीं, और यही तो इसकी खासियत है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। कैंपस, हॉस्टल, क्लासरूम, अच्छा। क्लिनिकल पोस्टिंग एरिया, और यहाँ तक कि कॉलेज से जुड़ी कोई भी ऑफ कैंपस एक्टिविटी, जैसे कोई ट्रिप या इवेंट, सब इसके दायरे में आता है। मतलब अगर आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप कहीं भी इस पॉलिसी के तहत आते हैं? बेसिकली हाँ, आप बच नहीं सकते। ठीक है, लेकिन बहुत से कॉलेज दावा करते हैं, इस पॉलिसी में ऐसा क्या है जो इसे मतलब असली ताकत देता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पॉलिसी सिर्फ कॉलेज की चार दीवारी में नहीं सिमटती। हाँ। ये संस्थागत और आपराधिक कानून को एक साथ बुनती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर संस्थान इसे एक अंदरूनी मामला मानकर खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ राज्य का कानून कॉलेज प्रशासन को जवाबदेह बनाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और यही इस पॉलिसी की असली ताकत है। इसे आप एक डबल बैरल गन की तरह समझ सकते हैं। डबल बैरल गन? हाँ, एक नली कॉलेज के अनुशासनात्मक नियमों की है, और दूसरी जो ज्यादा शक्तिशाली है वो है हिमाचल प्रदेश एंटी रैगिंग एक्ट 2009 की, और वो एक क्रिमिनल लॉ है। ओके, अ डबल बैरल गन, ये इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं रोकथाम से, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे कैसे रोका जाए। देखिए, सिस्टम की शुरुआत एडमिशन के साथ ही हो जाती है, और ये काफी साइकोलॉजिकल है। कैसे? हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को नेशनल एंटी रैगिंग पोर्टल पर जाकर एक ऑनलाइन शपथ पत्र यानी एफिडेविट भरना होता है। एक मिनट, एफिडेविट क्यों? सिर्फ एक फॉर्म पर साइन क्यों नहीं करवा लेते? क्योंकि एक एफिडेविट सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ओके। वो एक कानूनी दस्तावेज है। इस पर साइन करके स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स कानूनी तौर पर ये वचन दे रहे हैं कि वे ना तो रैगिंग करेंगे, ना उसमें हिस्सा लेंगे। और अगर किया तो उन्हें इसके कानूनी अंजाम पता है। ये शुरू से ही एक सेंस ऑफ सीरियसनेस और लीगल अकाउंटेबिलिटी पैदा करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो आपने उन्हें कानूनी तौर पर बांध दिया। इसके अलावा जानकारी कैसे फैलाई जाती है? पूरी पारदर्शिता के साथ। पॉलिसी कहती है कि एंटी रैगिंग नियम, हेल्पलाइन नंबर्स और सजाओं की जानकारी हाँ। कैंपस में हर जगह, हॉस्टल, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड पर, मतलब प्रोमिनेंटली डिस्प्ले की जाएगी। पेरेंट्स को भी अलग से एक लेटर भेजा जाता है। तो मकसद ये है कि नियमों को अनदेखा करना नामुमकिन बना दिया जाए। बिल्कुल। ये लगातार एक याद दिलाने का काम करता है, और साथ ही अगर कोई विक्टिम है तो उसे हिम्मत देता है कि मदद के लिए कहाँ जाना है। ठीक है, तो नए स्टूडेंट्स को जागरूक कर दिया, लेकिन रैगिंग का कल्चर तो सीनियर्स बनाते हैं। उस मानसिकता को बदलने के लिए पॉलिसी क्या करती है? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। पॉलिसी में सीनियर स्टूडेंट सेंसिटाइजेशन पर एक पूरा सेक्शन है। अच्छा। सीनियर्स के लिए मैंडेटोरी ब्रीफिंग सेशंस होते हैं, और इन सेशंस का फोकस सिर्फ सजा का डर दिखाना नहीं है, बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट लाना है। कल्चरल शिफ्ट किस तरह का? उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि उनका रिश्ता जूनियर्स के साथ वर्चस्व या डोमिनेशन का नहीं, बल्कि मार्गदर्शन या मेंटरशिप का होना चाहिए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे लागू कैसे करते हैं? ये तो सिर्फ बातें लगती हैं। नहीं, इसे फॉर्मलाइज करने के लिए एक फैकल्टी मेंटर एंड बडी सिस्टम बनाया गया है।
ओके। हर नए स्टूडेंट को 2 लोग असाइन किए जाते हैं। एक फैकल्टी मेंबर जो उनका मेंटर होगा और एक सीनियर स्टूडेंट जो उनका बडी होगा। और ये सीनियर बडी कोई भी हो सकता है? कोई भी रैंडम सीनियर? बिल्कुल नहीं। पॉलिसी में साफ लिखा है कि सीनियर स्टूडेंट मेंटर्स को केयरफुली वेटेड किया जाएगा। मतलब उनकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी। एग्जैक्टली। और ये सिस्टम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इन मेंटर्स और जूनियर्स के बीच हर हफ्ते बातचीत होती है और सबसे जरूरी बात, शुरुआती कुछ महीनों तक इन मीटिंग्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है। डॉक्यूमेंट किया जाता है? जी, ये प्रोसेस ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम सच में काम कर रहा है। ये एक ही समय में सपोर्ट भी है और सर्वेलेंस भी। तो ये तो हुई लोगों को साइकोलॉजिकली तैयार करने की बात। लेकिन रैगिंग तो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे हॉस्टल के कमरों में होती है। उस फिजिकल स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए पॉलिसी क्या करती है? यहाँ भी एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। पहली कोशिश तो यही होती है कि नए स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल या तो अलग हो या फिर एक प्रोटेक्टेड विंग हो। हॉस्टल में रात के वक्त वार्डन की सरप्राइज पेट्रोलिंग होती है, जिसका एक फॉर्मल ड्यूटी रोस्टर होता है। कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। राइट। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाया जाता है कैंपस के उन हॉटस्पॉट्स की पहचान करना जहां रैगिंग होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अच्छा, हॉटस्पॉट्स। हाँ, और उन पर खास नजर रखना। ये हॉटस्पॉट्स वाली बात काफी स्मार्ट है। इसका मतलब है कि प्रशासन प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं। एग्जैक्टली। इसके साथ ही हॉस्टल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका एक विजिटर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। पूरा मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां रैगिंग करना मुश्किल हो और पकड़े जाने का डर बहुत ज्यादा हो। इन सब चीजों को जमीन पर उतारने के लिए डॉक्यूमेंट में 2 खास बॉडीज का जिक्र है। एंटी रैगिंग कमेटी यानी एआरसी और एंटी रैगिंग स्क्वाड यानी एआरएस। सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं। क्या ये पुलिस के कमिश्नर और बीट कांस्टेबल जैसा सिस्टम है? हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। एआरसी यानी कमेटी, वो कमिश्नर ऑफिस है जो रणनीति बनाती है, पूरी जांच करती है और सजा तय करती है। तो ये एक हाई लेवल बॉडी है। बहुत हाई लेवल बॉडी है। इसके अध्यक्ष प्रिंसिपल या डीन होते हैं। इसमें सीनियर फैकल्टी, छात्र, पेरेंट्स, पुलिस और यहाँ तक कि मीडिया और एनजीओज के लोग भी शामिल होते हैं। और एंटी रैगिंग स्क्वाड, वो बीट कांस्टेबल हुए? बिल्कुल। एआरएस यानी स्क्वाड, वो बीट कांस्टेबल हैं जो जमीन पर गश्त लगाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। मतलब ऑन द ग्राउंड? ऑन द ग्राउंड, हाँ। घटना होने पर सबसे पहले पहुंचते हैं। इनका मुख्य काम मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग है, खासकर सेशन के पहले 6-8 हफ्तों में ये सरप्राइज चेक्स करते हैं। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। तो एआरसी दिमाग है और एआरएस हाथ पैर। सही समझा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन सब इंतजामों के बावजूद कोई घटना हो जाती है, एक स्टूडेंट शिकायत करना चाहता है, उसके पास क्या रास्ते हैं? पॉलिसी सुनिश्चित करती है कि शिकायत करने के कई रास्ते हों, ताकि कोई अकेला महसूस ना करे। कॉलेज की अपनी एक 24/7 हेल्पलाइन है। ओके। स्टूडेंट्स सीधे वार्डन, अपने मेंटर या किसी भी फैकल्टी मेंबर से शिकायत कर सकते हैं। और अगर कोई अपनी पहचान नहीं बताना चाहता, हाँ, ये भी एक डर रहता है। तो गुमनाम शिकायत करने की भी सुविधा है, चाहे ऑनलाइन या फिर शिकायत पेटी में चिट्ठी डालकर। और इन सब के ऊपर नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन तो है ही। और जैसी शिकायत दर्ज होती है, प्रोटोकॉल क्या कहता है? एक्शन कैसे लिया जाता है? प्रक्रिया बहुत तेज और सिस्टमैटिक है। सबसे पहला कदम है पीड़ित की सुरक्षा। अगर जरूरी हो तो पीड़ित और आरोपी को तुरंत अलग किया जाता है और पीड़ित को हर तरह की मेडिकल और साइकोलॉजिकल हेल्प दी जाती है। और उसके बाद? इसके तुरंत बाद एआरएस यानी हमारे बीट कांस्टेबल 24 घंटे के अंदर अपनी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और यहीं पर हिमाचल का राज्य कानून अपनी असली ताकत दिखाता है। वो कैसे? राज्य कानून के तहत अगर एआरएस की शुरुआती जांच में ये लगता है कि मामला रैगिंग का है, प्राइमा फेशी केस है, तो कॉलेज के हेड यानी प्रिंसिपल या डीन को आरोपी छात्र को तुरंत सस्पेंड करना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब प्रिंसिपल की मर्जी नहीं चलेगी? नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए ढिलाई बरती जाती है। एग्जैक्टली। यहाँ कोई मर्जी या विवेक का सवाल ही नहीं है। ये एक कानूनी बाध्यता है, अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये क्लॉज मैनेजमेंट के हाथ बांध देता है और किसी भी तरह के कवर अप को रोकता है। अच्छा। सस्पेंशन के बाद मामला फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए एआरसी यानी कमिश्नर ऑफिस के पास जाता है। और वहां से सजा तय होती है। सजा किस तरह की हो सकती है? सजा का दायरा बहुत बड़ा है, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। ये एक मामूली रिटन अपॉलजी से लेकर
ओके। क्लास या हॉस्टल से सस्पेंशन, स्कॉलरशिप रोकना और सबसे गंभीर मामलों में कॉलेज से निष्कासन यानी एक्सपल्शन या एडमिशन रद्द करने तक जा सकता है। ओके, तो कॉलेज उन्हें सस्पेंड या निकाल सकता है, पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? अक्सर ऐसे मामले अंदर ही अंदर निपटा दिए जाते हैं। क्या यहाँ पुलिस की कोई भूमिका है? नहीं, बात यहाँ बिल्कुल खत्म नहीं होती और यहीं वो दूसरी नली वाली बंदूक चलती है। अच्छा। अगर एआरसी की जांच में रैगिंग की पुष्टि होती है तो कॉलेज के लिए एफआईआर दर्ज करवाना अनिवार्य है। अनिवार्य? फिर से? हाँ, अनिवार्य। राज्य का कानून साफ कहता है कि हर घटना की रिपोर्ट पुलिस में एफआईआर के तौर पर दर्ज होनी ही चाहिए, बिना किसी एक्सेप्शन के। कॉलेज इसे आंतरिक मामला बताकर दबा नहीं सकता। वाओ! और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। कानून कहता है कि अगर कोई संस्थान एफआईआर दर्ज करने में देरी करता है या नहीं करता है तो इसे आपराधिक लापरवाही, कल्पेबल नेग्लिजेंस माना जाएगा और उस संस्थान के हेड के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये अधिकारियों को भी पूरी तरह से जवाबदेह बनाता है। हमने हिमाचल प्रदेश एंटी रैगिंग एक्ट 2009 का कई बार जिक्र किया। चलिए अब इस पर गहराई से बात करते हैं। ये इसे एक सामान्य अनुशासनहीनता के मामले से एक आपराधिक मामले में कैसे बदल देता है? ये कानून पूरे खेल को बदल देता है। ये रैगिंग को एक दंडनीय अपराध, अ पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। ओके। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 1 मिनट, 3 साल की जेल? हाँ, 3 साल तक की जेल। और 50,000 रुपए तक का जुर्माना? एक छात्र के लिए ये तो करियर खत्म होने जैसा है। बिल्कुल, और यही इस कानून का सबसे बड़ा डर है। पर बात यही नहीं रुकती। और भी कुछ है? हाँ, डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल अपराध है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आम भाषा में संज्ञेय का मतलब है कि पुलिस को एक्शन लेने के लिए कोर्ट के वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा। ये एक तरह से इमरजेंसी अलार्म जैसा है। पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। और गैर जमानती का मतलब है कि जमानत मिलना आरोपी का हक नहीं है। ये जज के विवेक पर निर्भर करेगा। यानी सिस्टम इस अपराध को बहुत गंभीरता से लेता है। और एक और बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है ना? हाँ, और शायद ये सबसे बड़ा डिटेरेंट है। अगर किसी स्टूडेंट को दोषी ठहराया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है तो उसे निकाले जाने की तारीख से लेकर अगले 3 साल तक देश के किसी भी दूसरे शिक्षण संस्थान में एडमिशन नहीं मिल सकता। 3 साल तक? 3 साल। ये उनके एकेडमिक करियर पर एक तरह का फुल स्टॉप लगा सकता है। ये सब कागज पर तो बहुत मजबूत, लगभग बुलेट प्रूफ लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई कमी हो सकती है? जैसे क्या गुमनाम शिकायत की सुविधा का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है किसी से बदला लेने के लिए? बिल्कुल। या अगर स्क्वाडो कमेटी के सदस्य किसी दबाव में आ जाएं तो? ये बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। गुमनाम शिकायतों के गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा रहता है। इसीलिए एआरएस की वो जो 24 घंटे वाली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो बहुत जरूरी है। वो पहले तथ्यों की जांच करते हैं ताकि किसी को झूठे आरोप में न फंसाया जाए। और दबाव वाली बात का क्या? जहां तक दबाव की बात है, यहीं पर राज्य का कानून काम आता है। क्योंकि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, मामला कॉलेज के हाथ से निकलकर पुलिस और न्यायपालिका के पास चला जाता है। अच्छा, तो इससे आंतरिक दबाव की गुंजाइश कम हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। तो हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन सिस्टम को इस तरह बनाया गया है कि इन जोखमों को कम से कम किया जा सके। तो इस सब का क्या मतलब है? ये साफ है कि ये सिर्फ रैगिंग न करें कहने वाला एक पोस्टर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा 360 डिग्री सिस्टम है। एडमिशन के टाइम से ही साइकोलॉजिकल प्रिवेंशन, कैंपस में लगातार मॉनिटरिंग, शिकायत होने पर तुरंत एक्शन का एक साफ प्रोटोकॉल। और सबसे जरूरी बात, रैगिंग करने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों दोनों के लिए गंभीर कानूनी अंजाम। सही कहा। इसमें सबसे आकर्षक बात वो दोहरी व्यवस्था ही है। इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिनरी एक्शन और स्टेट क्रिमिनल लॉ दोनों एक साथ चलते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली निवारक है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये नीति वरिष्ठ छात्रों को वर्चस्व के बजाय मार्गदर्शन का सिद्धांत सिखाने की कोशिश करती है। हाँ, मेंटरशिप का। सवाल यह है कि कॉलेज के बाद जब ये छात्र डॉक्टर बनकर अपने पेशेवर जीवन में जाएंगे, जहां फिर से एक हायरार्की होती है, तो क्या वे इन मूल्यों को बनाए रख पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वर्क कल्चर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।